होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एफ बी। तो ध्यान रखना, जब भी कोई मास पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, डी ब्रोग्ली, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। बस चलो बेटा ना, कल हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दिया था और कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4D सीरीज हो गया था। ठीक है, ठीक है। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले ये पढ़ा था कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 होता है, पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 होता है, टी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS022 N-1 D 1 to 10 होता है। जीरो केवल और केवल कहां मिलेगा, पैलेडियम में। कल वो आ भी गया था लास्ट में हमने जब देखा था। इसके अलावा एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई 2 N-1 D 0 या 1 और N-2 F में क्या मिलेगा 1 to 14 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कल हम लोगों ने 3D सीरीज में जो कंडीशन देखी थी वो ये देखी थी कि 3D सीरीज में D4 D9 आएगा, D3 और D5 D10 रिपीट होगा। लास्ट में जो हमने टेक्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, मैंने बोला था टेक्नीशियम के बारे में एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, टेक्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन जो बन रहा था वो क्या बन रहा था बेटा, आर्गन सॉरी क्रिप्टॉन 4s2 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन है, किसका कॉन्फ़िगरेशन है, टेक्नीशियम का। अब अगर टेक्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, हाँ सॉरी 5s और 4d। ठीक है, तो टेक्नीशियम का ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, इस टेक्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन में एक बात ध्यान रखना, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स के, एनसीईआरटी के अंदर ही बहुत सारे एलिमेंट्स के दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। जैसे क्लास 11th में जो एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में, वहां पर बॉक्स में हर एलिमेंट के सिंबल के साथ उनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखता है एनसीईआरटी। और फिर जब आप ब्लॉक्स पढ़ते हैं इंडिविजुअली, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और उनमें भी हर ग्रुप के बारे में जब आपको समझा रखा है, तो वहां पर भी हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन उस बॉक्स में और बहुत सारे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन जब आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो मैच नहीं होगी जो एनसीईआरटी में दे रखी है। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में ही डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। बाकी किसी के बारे में आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट मैं बात कर रहा हूं टेक्नीशियम की। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियम के बारे में स्टैंडर्ड बुक्स भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो टेक्नीशियम के लिए आपको दो कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है। एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम लोग इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि 80% बुक्स यही देता है। लेकिन टेक्नीशियम के लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन और ध्यान रखनी होगी, और वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी बेटा, 5s1 46। क्योंकि यहां पर आके एनसीईआरटी तो छोड़िए, स्टैंडर्ड बुक्स भी डिफर करती है, और इसीलिए आपको ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। आप पहली प्रायोरिटी आप हमेशा किसको दे रहे हैं, 45 को, और दोनों ही एनसीईआरटी के अंदर है। तो दोनों में से कोई भी आए आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं आंसर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर है ना, ध्यान रखें आपके सामने दोनों कॉन्फ़िगरेशन से, इसको भी याद रखने की कोशिश करें अगर हो सकता है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है इतनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते 3D सीरीज और 4D सीरीज के बाद 5D और 6D सीरीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 5D सीरीज की अगर बात की जाए तो 5D सीरीज में n का वैल्यू हो जाएगा बेटा 6, मतलब ये 6th पीरियड को बिलोंग करेगा। और मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो कल आपको बोला था डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने, है ना, फर्स्ट लेक्चर में देखा था, सेकंड ईयर लाएंगे इसी। कल हमने ये वाली सीरीज पढ़ ली, ये 3D सीरीज थी। फिर यारी जरा निभाना, ये वाली सीरीज पढ़ ली, ये 4D सीरीज है। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, 5D सीरीज और 6D में। अब एक बात याद करिएगा, क्या 5D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट लैंथेनम आता है या नहीं आता बेटा, आता है। और लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 57। लेकिन 57 के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स कहां चले जाते हैं बेटा, एफ ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में, एफ ब्लॉक 4F सीरीज में। और 4F सीरीज का एटॉमिक नंबर आई होप सबको पता है, 58 से लेकर 71। फिर 71 के बाद वापस से ये सीरीज शुरू होती है, और कहां से शुरू होगी, एटॉमिक नंबर 72 से, जो कि क्या आता है बेटा, टी जरा हाफ। तो आपको यहां पर जब हम सीरीज देख रहे हैं, 5D सीरीज देख रहे हैं, और ऐसे ही जब हम 60 सीरीज भी देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, 89 के बाद सीधे अगला एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा बेटा, 104 आ रहा होगा। और बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर एंटर हो रहे होंगे, एफ में। एक बात बताइएगा, अगर मैं लैंथेनम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लैंथेनम के कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को 4F के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4F तो इसके बाद में भरेगा। लेकिन जब मैं हाफनियम या उसके आगे के एलिमेंट्स की बात करूंगा तो क्या उनके कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को 4F14 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा।
और वो हिडन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, भले आपको लिखा दिया जाए चाहे ना लिखाया जाए, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर 4f सीरीज प्रेजेंट होगी। चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। लेंथेनम 57 और फिर ब्रेक आ गया 58 से 71, अगला एटॉमिक नंबर फिर आया 72। अब देखिए याद करने का तरीका क्या होता है इस सीरीज को, तो याद करने के लिए बोलते हैं ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। बाकी आपको जैसा भी याद है याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। यहां पर एटॉमिक नंबर आ जाता है बेटा 73, एटॉमिक नंबर 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। अब ये सीरीज में अगर हम लोग इनर्ट गैस के बारे में बात करें बच्चों, तो इनर्ट गैस में सबसे पहली बात है कि पीरियड नंबर है 6 और 6 पीरियड के एलिमेंट पे इनर्ट गैस कौन से पीरियड के लिखोगे? फिफ्थ पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। तो आप यहां पर जो इनर्ट गैस लिखने वाले हैं वो इनर्ट गैस आ जाएगी बेटा जेनन, सभी के लिए जेनॉन लिख दिया जाएगा। और साथ ही साथ कल हमने डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NS0 to 2 और N-1D। तो इसमें जो सबशेल यूज होंगे वो कौन से सबशेल होंगे? N ये है, तो NS का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 6s और N-1D का मतलब क्या हो जाएगा? 5D। ये दो सबशेल की जरूरत पड़ने वाली है। और सुनिएगा, अभी मैं जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो लिख रहा हूं, फिर चेंज करेंगे हम। सुनिएगा, इसमें वैसे एक ही एक्सेप्शन आएगा, 6s2 5D1, ये 5D सीरीज का पहला मेंबर है तो 5D1 होना चाहिए था। 6s2 5D का दूसरा मेंबर है तो 5D2 होना चाहिए। 5D सीरीज का तीसरा मेंबर है, इसी तरह से 6s2 5D का चौथा मेंबर है, 6s2 5D का पांचवा मेंबर है, 6s2 5D का छठा मेंबर है। सिमिलरली 6s2 5D का सेवेंथ मेंबर, 6s2 5D का एट्थ मेंबर, 6s2 5D का नाइन्थ मेंबर और 6s2 5D का 10th मेंबर। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। अब देखिए एक्सेप्शन क्या आता है। कल हम लोगों ने 3D में बोला था D4 D9 नहीं आएगा, 4D में बोला था D3 D6 D9 नहीं आएगा। यहां पर क्या नहीं आएगा? यहां D8 नहीं आएगा, एक ही चेंज है। कौन नहीं आएगा? D8 नहीं आएगा। और अगर D8 नहीं आएगा तो D8 के बदले D10 रिपीट होगा। D5 रिपीट नहीं होगा इस बार, D10 रिपीट होगा। क्यों D10 रिपीट हो रहा है? क्योंकि कौन नहीं आ रहा है? D8। तो D8 के बाद वाली जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होगी। तो D8 के बाद वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होती है? D10। अब आइए यहां पर अप्लाई करते हैं। क्या D1 आ सकता है? यस। D2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, लेकिन D8 नहीं आएगा। अब अगर D8 नहीं आएगा तो D8 के जज्बात कौन आता है? D9। तो इस 8 को बनाएंगे 9। 9 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कराया तो ये हो जाएगा S1। क्या D9 आ सकता है? आ सकता है। अगला वाला पहले से क्या होना चाहिए था? D9। क्या D9 आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता है। तो इस 9 को बदल के क्या करना पड़ेगा? 10। और 10 करा तो इसको बनाएंगे 1। क्या 10 आ सकता है? आ सकता है। क्या 10 आ सकता है? आ सकता है। क्या 10 रिपीट हो सकता है? यस, रिपीट हो सकता है। ये इसके कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगे। एक और बात चेक करें, हिडन कॉन्फ़िगरेशन वाली जो मैंने बात करी थी वो भी देख लें आप। यहां पर सबसे पहले लैंथेनम को देखें आप, तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 54 प्लस 2 56 प्लस 1 57। मैच हो रहा है बिल्कुल, कोई भी हिडन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन आप यहां देखिए हाफनियम से, इसका एटॉमिक नंबर है 54 प्लस 2 56 प्लस 2 58 और यहां आ रहा है 70। 58 से 72 में कितने का गैप है? 14 का। और वो 14 का गैप क्या बता रहा है? कि बीच में कहीं पर F छुपा हुआ बैठा है। और F कौन सा आएगा? अगर ये NS है, ये N-1D है, तो F कौन सा आएगा? 4F आएगा। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इन सब में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन छुपी हुई है? 4F14 कॉन्फ़िगरेशन छुपी हुई है। भले वो शो करे चाहे ना करे, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये जो बीच के एलिमेंट्स गायब है यहां पर, वो एक्चुअल में कौन से है बेटा? 4F सीरीज के मेंबर्स हैं।
चलिए बेटा, है ना, यहां पर ध्यान देंगे अब 5D सीरीज के बाद डी ब्लॉक की लास्ट सीरीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और डी ब्लॉक का जो लास्ट सीरीज है दैट इज 6D सीरीज, है ना, 7th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, और 7th पीरियड के लिए इनर्ट गैस यूज होगी बेटा 6th पीरियड की, और 6th पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी, रेडॉन। अब एक बार मेंबर्स के ऊपर जरा फोकस करिए, तो सबसे पहला जो मेंबर आ रहा है इसका वो कौन आ रहा है बेटा, एक्टिनियम, है ना। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, एसी से शुरू हो रहा है और आगे बढ़ेगा, लेकिन एसी के बाद 89 के बाद 90 से 103 वाले जो एलिमेंट्स है वो कहां जा चुके बेटा, 5F में, और 103 के बाद अगला एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा, 104। तो ये 104 से लेकर 112 तक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। उसके अलावा सुनिए, आपको एक और बात बताई थी इनके बारे में, याद करने की कोशिश करिएगा। 104 से 118, 104 से 118 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनके लास्ट 2 डिजिट आपको क्या बताएंगे, ग्रुप नंबर। तो बेटा डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, ग्रुप नंबर 3 से, और खत्म होता है ग्रुप नंबर 12 पर। तो 12 तक ही हमने दिखा दिया, 118 तक जाएंगे तो पी ब्लॉक पे पहुंच जाएंगे, अदरवाइज आप अभी आप देखिए इन सबके लिए अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो रेडॉन तो आ गया, रेडॉन के बाद डी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS0 to 2 N-1 D 1 to 10। यहां पर n का वैल्यू आप क्या रख रहे होंगे बेटा, 7। तो कौन कौन से सबशेल काम में आएंगे, 7s और 6p। अब आप देखिए 7s, डी में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन देखिए, डी में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब s पूरा भरा हुआ होगा। तो आपने पहले s भर दिया, और ये 6D सीरीज का पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर है, इस तरह से 6D का 9th मेंबर, 6D का 10th मेंबर, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या आ रहा है, वहां पर एक्सेप्शन आ रहा है D8 नहीं आएगा, यहां पर एक्सेप्शन क्या है बेटा, D9 नहीं आएगा, उसके अलावा सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। D1 आएगा, D2 आएगा, D3 D4 D5 D6 D7 D8 सब कुछ आएगा, D9 नहीं आएगा। अब अगर D9 नहीं आएगा तो D9 के बाद आपको उसको क्या बनाना है, एक नेक्स्ट वाला D9 के जज्बात कौन आएगा बेटा, D10। D10 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कराया होगा आपने, S से। क्या D10 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगला वाला पहले से ही D10 है, आ भी सकता है और रिपीट भी हो सकता है, तो ये इतना सा चेंज है। फिर से इसमें हिडन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं बेटा। एक्टिनियम जो है इसको देखिए, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, दिस इज 88 एंड 189, बिल्कुल मैच हो रहा है। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे 14 का गैप दिख जाएगा आपको, 86 प्लस 2 88 प्लस 2 90, और यहां पर कितना है 104, मतलब 14 का गैप आ रहा है। 14 का गैप क्यों आ रहा होगा, F की वजह से। अब आप कुछ समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन किस में गए थे, 4F में गए थे या 5F में गए थे, 5F। अब देखिए ये NS है, ये N-1D है, तो बीच में कौन होगा बेटा, N-2F। मतलब इन सब में एक कॉन्फ़िगरेशन छुपी हुई बैठी हुई है, और वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी बेटा, 5F14। नोट करने से आगे बढ़ते हैं F ब्लॉक की तरफ। क्या बेटा, बोलो बोलो, तेज चल रहे हैं ऐसा, धीरे चलेंगे कोई बात नहीं, तुम तेज लिख लो। चलो बेटा ना, अभी यहां पर ये जो ऊपर एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो लैंथेनम है और ये जो एक्टिनियम है, मतलब जिनके नाम पे लैंथेनाइट्स का नाम रखा गया है और जिसके नाम पे एक्टिनाइट्स का नाम रखा गया है, इन दोनों के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कॉमन, कि ये दोनों N+L रूल को क्या करते हैं बेटा, वायलेट करते हैं। दे आर एक्सेप्शन ऑफ N+L रूल, है ना। इसको समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है। अफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर आप देखें तो बेटा, अफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए, 1s, फिर किसमें जाना चाहिए 2s, फिर किसमें जाना चाहिए 2p, 3s, 3p। इसके बाद आता है बेटा अफबाउ रूल से 4s, 3d, 4p,
फिर आता है 5s 4d 5p, फिर आता है 6s 4f 5d 6p। ये अव्वा रूल है और ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बोला था ns से शुरू करना है, np पे खत्म करना है, रिवर्स डायरेक्शन में n-20 और n-2f आता, वही ये। ठीक है, अब आप देखो 6s के बाद उधर देखना, ज़ेनॉन के बाद कौन आया बेटा? 6s। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसमें होनी चाहिए थी अव्वा के अकॉर्डिंगली? 4f। जबकि वहां पर 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है? 5d में। तो अव्वा रूल तो ये बोलता है कि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन को 4f में जाना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन 6s के बाद 4f में न जाके डायरेक्टली किसमें चला गया? 5d। और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि n+l रूल या अव्वा रूल को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ n+l रूल। बाकियों में क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि बाकियों में आप देखिए 6s के बाद 4f भर चुका है और 4f भरने के बाद 5d में गया, तो वो तो होने का कोई दिक्कत नहीं है। 6s के बाद अगर 4f भर जाता तो इलेक्ट्रॉन 5d में जाना ही चाहिए था। यहां पर भी ऐसी कहानी है। 7s के बाद इसी पैटर्न पे 7s के बाद इलेक्ट्रॉन 5f में जाना चाहिए था, फिर 6d में जाना चाहिए था, लेकिन 7s के बाद 5f में भरे बिना इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया बेटा? 6d में चला गया। और इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे? n+l रूल वायलेशन। बाकी सब में 5f भर चुका है, उसके बाद ही हम ऐसा मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 6d में जा रहा है। तो आपसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई n+l रूल वायलेशन के एग्जांपल कौन है? वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट कम से कम लैंथेनम और एक्टिनियम आप याद रखिए कि n+l रूल को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। और जब भी क्वेश्चन आएगा n+l रूल वायलेशन का, तो आप तो बस जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और ये अव्वा रूल बना के देख लेना। अगर अव्वा रूल को फॉलो करता हुआ कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर वो n+l को वायलेट नहीं कर रहा, और अगर n+l से अलग कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो इसका मतलब वो n+l रूल का क्या हो जाएगा बेटा? वायलेशन हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई डी ब्लॉक के बारे में। अब डी ब्लॉक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता एफ ब्लॉक से ही है मेनली। गैडोलिनियम की अगर हम लोग बात करें, एफ ब्लॉक में भी 4f सीरीज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, है ना। 5f भी नहीं पूछता, हालांकि हम पढ़ेंगे जरूर उसको भी, बट आता क्वेश्चन 4f से है, क्योंकि 5f में ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह ज्यादा पूछता नहीं आपसे।
चलो बेटा यहां पर ध्यान देंगे हम 2 मिनट के लिए सब लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, आपको पता है, एक तो 4F सीरीज जिसको लैंथेनाइट सीरीज बोला जाता है, और एक 5F सीरीज जिसको एक्टिनाइट सीरीज बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कल डिस्कस कर भी चुके। NS2 N-1D 0 और 1 N-2F 1 to 14। सबसे पहले अगर 4F सीरीज की बात की जाए तो बेटा ये जो F के साथ नंबर दिख रहा है 4, ये N-2 है, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो हमें यह पता चल गया कि 4F सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड, ये हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे। और इनको लैंथेनाइट या फिर रेयर अर्थ मेटल बोला जाता है, क्योंकि पूरा एफ ब्लॉक मेटल है। कल बताया था मेटलॉइड्स के बारे में, पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक क्या होता है, मेटल्स। और ये मेटल्स को रेयर अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ में मिलता तो है लेकिन इसका परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल होता है अर्थ के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, रेयर अर्थ मेटल्स। आगे सुनिए, मेंबर्स को याद करने का तरीका पहले लेक्चर में बताया जा चुका आपको, सिर पर नदियां, प्रेम की समाई वगैरह इस तरह से चलेंगे। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर कहां तक होता है बेटा सीरीज का 71, ये हो गया बात। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि ये एलिमेंट 6th पीरियड के हैं, तो इनर्ट गैस जो आप यूज करोगे वो कौन से पीरियड की होगी बेटा, 5th, और 5th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है, ज़ेनॉन। इसके अलावा अगर बात करें तो n का वैल्यू 6 है बेटा, इसको अगर आप एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं तो ns का मतलब क्या बनेगा 6s, n-1d का मतलब क्या बनेगा 5d, और n-2f का मतलब क्या बनेगा 4s। मतलब आपको लैंथेनाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन में 3 सबशेल्स की जरूरत पड़ेगी, 6s, 5d और 4f। आगे सुनिएगा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप फिल करने जाएंगे तो आपको यहां पर एक डायलॉग याद रखना है, वो है अब तक 56। क्या याद रखना है, अब तक 56। अब तक 56 मूवी है ना, नाना पाटेकर की पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो अब देखिए अब तक 56 का कहने का मतलब क्या, अब तक 56 कहने का मतलब यह है कि ज़ेनॉन और 6s2 की फिलिंग करनी है आपको। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 54 + 2 कितना हो गया 56। मतलब आपको बिना कुछ सोचे समझे ज़ेनॉन और 6s2 को जरूर भर देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं एफ ब्लॉक के ऊपर देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन में NS के इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, NS2 को भरा एज इट इज रहेगा। चेंज किस में आएगा, D और F में चेंज आएगा, लेकिन NS में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए NS2 फिक्स है। और इसीलिए आप पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब तक 56। अब तक 56 का मतलब हो गया ज़ेनॉन के साथ आपने क्या भर दिया बेटा 6s2। ठीक, आगे सुनिएगा, अभी आपने इन दोनों को मिला के, ज़ेनॉन और 6s2 को मिला के, 6s2 को मिला के अब तक 56 भर दिया। अब सोचिए अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2। 58 थे, 56 भर दिए, कितने बचे 2, यहां कितने बचेंगे 3, ऐसे करते करते यहां बचेंगे 15 इलेक्ट्रॉन। ये कॉमन है, जो 4F में चल रहा है ऐसे ही 5F में भी होगा, वहां पर भी पहले एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, फिक्स है ये बात। ठीक है, तो आप देखिए अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, यहाँ कितने बचे 3, 4, 5, यहाँ पर कितने बचे 15। ये जो अब तक 56 भरने के बाद 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इनको मिला जुलाकर डी और एफ में भरना है, इनको मिला जुलाकर डी और एफ में भरना है। अब आपको अगर मिला जुला के डी और एफ में भरना है तो बात ये उठती है कि सर डी में कितने भरेंगे, एफ में कितने भरेंगे, ये कैसे पता चलेगा। ये ऐसे पता चलेगा कि आप देखिए एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब आप देख रहे हो तो डी में क्या हो सकता है, डी में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर आपको किसी तरीके से ये पता चल जाए कि कहां पर डी में 0 आएगा और कहां पर डी में 1 आएगा, तो आपको यह पता चल जाएगा कि जहां डी और 0 में 1 है, उसके अलावा बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप कहां भर देंगे बेटा 4F। वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 2 से लेकर 15, उनको मिला जुला के इसमें भरना है। इसमें से अगर इसकी फिलिंग आपको पता चल जाए तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप कहां पहुंचा देंगे बेटा 4F में। और उसको याद रखने के लिए तरीका चलता है से गुड लक। क्या तरीका चलता है बेटा, से गुड लक। ये जो से गुड लक है, से गुड लक की बात करें अगर, तो कौन कौन आ रहा है बेटा, सीरियम, ये आ रहा है गैडोलिनियम जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, और आ रहा है ल्यूटेशियम। से गुड लक जो है, इन से गुड लक में D1 आएगा। क्या आएगा बेटा, D1 आएगा। हम लोग D की बात कर रहे हैं फिलहाल में ना, कि कहां पर D0 रखना है, कहां D1 रखना है। से गुड लक में क्या मिलेगा बेटा, D1 मिलेगा। रेस्ट ऑल, बाकी सब में D0 आएगा। अब आपको अगर D के इलेक्ट्रॉन की भी जानकारी हो चुकी है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें भर देना बेटा, F में। देखिए इधर ध्यान से 2 मिनट के, से गुड लक में D1 आएगा, से गुड लक इनमें D1 भर दिया, और बाकी सब में हमने क्या फिल कर दिया बेटा, D0। और आप याद करिए मैंने बोला था अब तक 56 भरने के बाद जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिला जुलाकर डी और एफ में भरे जाएंगे।
यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे? 2। ध्यान समझना फीलिंग को। 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, 2 में से डी में आपने कितना भर दिया? 1। तो बताइए एफ में कितना जाएगा? 1। यहां पर आए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे? 3 टोटल, है ना? 56 हटाने के बाद कितने बचेंगे? 3। तो 3 में से डी में क्या भरा? 0। तो यहां कितना आएगा? 3 का 3 आ जाएगा। यहां भी 0 ही है, तो ये 4 हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, 5 6 7। अब यहां पर आना चाहिए था 8, लेकिन 8 में से एक इधर चला गया, तो क्या बचा? 7। रिपीट हो रहा है भैया। डी ब्लॉक में D5 और D10 रिपीट होता था। क्यों रिपीट होता था? स्टेबल था। तो F में स्टेबल क्या होगा? F7 और F14। तो F7 रिपीट हो रहा है, नीचे जाके लास्ट में F14 भी रिपीट होगा। आगे सुनिएगा, यहां पर आप आ जाए 64 में से जब आपने वो अब तक 56 माइनस किया, 64 में से 56 माइनस किया, आपको मिला 8 में से गुड लक में D1 आ गया, बचा हुआ D7 यहां आ गया। अगले वाले एलिमेंट में कितना आएगा? 9। और 9 में से आपने यहां कितना भरा है? 0। तो यहां क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। वैसे ये 8 होना था, एक उधर चला गया, 9 होना था, वो भी इधर आ गया, तो 9 ही है एज इट इज। यहां ये 10 11 12 13 14 और फिर से 14। इसमें 15 मत भर देना कि एफ में 15 भर दो जल्दबाजी में ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से गुड लक में D1 आएगा, रेस्ट ऑल में D0 आएगा। वापस से तरीका देख लेना एक बार। सबसे पहले आपने एलिमेंट लिख दिए, एलिमेंट के बाद एक चीज कंफर्म है कि सारे लेंथेनाइड में अब तक 56 भरा जाएगा। अब तक 56 का मतलब है जेनॉन के साथ 6s2 सब में आएगा कॉमन। उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 से लेकर 15। वो मिला जुलाकर किसमें भरेंगे? डी और एफ में। डी में या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, और डी में 0 या 1 कहां आएगा उसको याद रखने का तरीका आपको याद रखना है। से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा। जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए एफ में, ये कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। गैडोलिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो वो गैडोलिनियम ही है। याद करके ट्रिक बता दे, पहले लेक्चर में कहा था लाला, तो इसमें रिकॉर्ड होता है ना? नहीं पहले मैं बताया था ना, तो उसको सुना करो ना जाके। करेंगे, वो भी करेंगे, उसका समय आएगा। हर चीज का समय निर्धारित है बेटे, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी कुछ मिला है ना कभी मिलेगा। हर चीज का समय निर्धारित है, इंतजार करें सही समय का, है ना? याद करने का तरीका होता है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। लिख ले इतना पहले, फिर बता देना। लिख लिया? क्या लिखा है? क्या बोला? सीने पे? मैंने बोला सिर पे, और तूने लिखा सब। तो अलग ही मजे ले रहा मतलब है। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ।
चले बेटा, है ना, यहां पर फोकस करेंगे। 4f सीरीज के मेंबर्स के बाद अगर हम लोग बात करें, लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन हमें समझना है वो है 5f मेंबर्स के बारे में, ठीक है। 5f मेंबर्स की अगर बात करें तो 5f सीरीज को क्या बोला जाता है, नाइट भी बोला जाता है। और इसमें ये जो f के साथ 5 दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, n-2। n-2 का वैल्यू अगर 5 है तो n का वैल्यू क्या होगा बेटा, 7। तो ये 7th पीरियड के मेंबर है। 7th पीरियड के मेंबर के लिए इनर्ट गैस कौन से पीरियड की यूज होगी बेटा, 6th पीरियड। और 6th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है, रेडॉन। अभी मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर सीरीज जाती है 90 से लेकर 103। याद करने का तरीका आपको बोला हुआ है, तुम्हें पढ़ाओ न्यूज़पेपर, पुराने आम कम लिखे, कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लारा, ठीक है, पूछ लेना, नहीं आता तो आसपास भी पूछ लेना, पता होगा बहुतों को। अब इसमें रेडॉन के बाद अब देखिए, यहां पर मैंने आपको क्या बोला था, यहां पर याद करने का जो मंत्र था वो क्या था बेटा, अब तक 56, ठीक है। उसके बाद से गुड लक वगैरह में हमने देखा कि कहां पर D1 आएगा, कहां नहीं आएगा। यहां पर आप देखिए वो अब तक 56 का सिग्निफिकेंस आप यहां पर समझिए। इनर्ट गैस तो पक्का है कि आएगा। कौन सा इनर्ट गैस आएगा, रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 86। और क्या 7s2 सब में कॉमन है बेटा, यस। तो वहां पर गैस और 6s2 मिला के क्या हो रहा था, 56। यहां पर इनर्ट गैस और 7s2 मिला के क्या हो रहा है, 88। तो हम यहां पर बोल देंगे वहां पर अब तक 56 था और यहां पर क्या है बेटा, अब तक 88। ये फिक्स है कि इतना तो आएगा ही आएगा। इतना आने का मतलब है आप उसको ऐसे लिखेंगे, रेडॉन 7s2, ये फिक्स। अब रेडॉन 7s2 लिखने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा उसको मिला जुलाकर आप किसमें भरेंगे, डी और एफ। वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए 90 में से 88 हटा है, क्या बचेगा, 2। यहाँ 3, यहाँ 15। जैसे वहां 2 से 15 बच रहा था, यहां पर भी 2 से 15 बच रहा होगा। अब उस 2 से 15 में कहां पर D0 आएगा, कहां पर D1 आएगा। जैसे से गुड लक में आपको पता आएगा, कहां भी आपको पता चल जाए कि कहां पर D1 आएगा, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप किसमें फिल कर देंगे, F में। अब कैसे करना है, इधर देखिए, ये जो PAUNP है, ये तीनों को देखें, इसको हम लोग बोलेंगे पवन। क्या बोलेंगे बेटा, पवन, है ना, लाइन से आ रहे हैं बिल्कुल, पवन। इसको बोलेंगे सिनेमा, इसको बोलेंगे लोरी। क्या बोलेंगे, सिनेमा और लोरी। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे कि पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा। कौन सा सिनेमा देखा, 1D सिनेमा देखा। कौन सा सिनेमा देखा, 1D सिनेमा। तो इसको याद क्या करेंगे, पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, या पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा। कौन सा सिनेमा देखा, 1D सिनेमा देखा, ठीक है। और सुनिए, इसमें एक अलग ही बात है, वो है थोरियम के बारे में। थोरियम जो है पहला एलिमेंट जो है सीरीज का, एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर n-1d में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 1। थोरियम इकलौता ऐसा एफ ब्लॉक का एलिमेंट है जहां पर आपको D0 या D1 नहीं मिलता है, या एक्सेप्शनल फॉर्म में थोरियम के साथ आपको क्या मिलता है बेटा, D2 मिलता है। और ये सबसे अलग बात है, पूरे एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन से अलग ही कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। जैसे हम लोगों ने कल बात करा था कि डी ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोले थे, एक NS0 to 2, और मैंने बोला कई बार NS1 to 2 भी लिख देता है। वैसे ही एफ ब्लॉक में भी दो कहानी बन सकती है। एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 तो पक्का है, n-1d में 0 और 1 भी लिख सकते हैं, या n-1 के d में 0 से 2 तक भी लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी अभी तक 1 ही लिखता है। इसीलिए हम यही कॉन्फ़िगरेशन लेकर चल रहे होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए थोरियम में कॉन्फ़िगरेशन में D1 नहीं आता है, क्या आता है, D2। अब इसको पर और बातें करते देखिए, पहले तो इसको याद करने की बात कर लेते हैं। अब तक 88 भर दिया, उसके बाद कहां पर D1 आएगा, D0 आएगा, उसकी बात कर रहे। पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा। कौन सा सिनेमा देखा, 1D सिनेमा देखा। ये जो है इसको हम बोलेंगे थलाइवा। क्या बोलेंगे, थलाइवा को जानते हो, रजनीकांत को बोलते थलाइवा, या CSK धोनी थाला, थाला बोलते हैं ना। तो अब आपको जो पता हो वो देख लेना अपने हिसाब से, और कुछ याद आए तो याद कर लेना अपने हिसाब से। पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा। कौन सा सिनेमा देखा, 1D। थलाइवा या थाला ने, इसने अगर पवन ने 1D सिनेमा देखा तो थलाइवा इससे एक कदम आगे रहेगा। रजनीकांत बोलेगा मैं 2D सिनेमा देखूंगा, ठीक है, तुम घर पे 3D देखना। पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, थलाइवा ने कौन सा देखा, 2D सिनेमा देखा। अब आपको यहां पर देखिए, पवन की बात करें बेटा तो ये आ गया D1, ये आ गया D1, ये आ गया D1, लेकिन थलाइवा ने कौन सा सिनेमा देखा बेटा, D2, 2D सिनेमा देखा। सिनेमा की अगर बात करें तो 1D सिनेमा, और लोरी गाकर भी 1D सिनेमा। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको 1D के साथ, और बाकी क्या दिख रहा है बेटा, D2। रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल में क्या आएगा बेटा, D0। अब बाकी सबके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में D0 फिल कर दें, तो अगर एक बार आपको D का कॉन्फ़िगरेशन पता चल चुका है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आप किसमें फिल कर देंगे बेटा, F में। और आप देखिए F की फिलिंग अगर हम लोग करें
तो अब तक 88, ये 7s2 तक 88 आ चुका है। 88 के बाद यहां कितना बच रहा था? 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? डी में। 5f में क्या आ गया? 0। बहुत ध्यान सुनिएगा, 5f में क्या आ गया? 0। कल मैंने आपको एक बात बोली थी, किसी भी एलिमेंट में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर होता है तो वो s ब्लॉक का मेंबर कहलाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p में एंटर होता है तो वो p ब्लॉक का मेंबर कहलाता है। जहां एंटर होगा उस ब्लॉक का मेंबर बन जाए। आप थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है बेटा? डी में। अगर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से थोरियम को किसका मेंबर कहा जाना चाहिए? डी ब्लॉक का। लेकिन थोरियम को पोजीशन कहां किया गया है? एफ ब्लॉक में। और ये वैसा ही कहानी है जो हीलियम के साथ होता है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था, मेंबर होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एस ब्लॉक का, लेकिन प्रॉपर्टी के बेसिस पे कहां रखा गया है? पी ब्लॉक में। वैसे इसका भी कॉन्फ़िगरेशन तो इसको डी ब्लॉक का मेंबर बताता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव नेचर वगैरह वो सब चीजें जो है वो मैच किससे करती है बेटा? 5f सीरीज से मैच करती है, इसीलिए इसको 5f में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा था। 88 हटाने के बाद, यहां 88 हटाने के बाद क्या बचेगा? 3 में से डी में कितना गया बेटा? 1, तो बचेगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4, यहां आना चाहिए था 5, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ गया तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, हाफ फील्ड। आप काउंट कर लीजिएगा, यहां आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड अगेन 14। ये कॉन्फ़िगरेशन से आप 88 के बाद डी हटा के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो आराम से फिल करके देख सकते हैं। लेकिन है ना, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली क्वेश्चन जो आएगा आपको एग्जाम में वो 4f से आएगा। कम से कम इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत तगड़ी तरीके से होनी चाहिए। और आपको है ना, इसको लिखना नहीं है एग्जाम में लिखा लिखाया ही आएगा। आपको तो बस ये बातें याद होनी चाहिए कि से गुड लक में D1 दिखेगा। जैसे आपको पूछेगा गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा पहले से 5d1, 5d1, 5d0, 5d0। तो अब आपको पता होना चाहिए कि गैडोलिनियम में गुड लक है तो गुड लक में D1 आना चाहिए। 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब बाकी का कॉन्फ़िगरेशन आप अब तक 56 ये हटाया, आगे के इलेक्ट्रॉन भर दिए, और आपको तो एटॉमिक नंबर भी लिख के देता है। खत्म बात, ठीक है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, ना अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, इन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक और बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लैंथेनम और एक्टिनियम में बोला था N+L रूल का वायलेशन था। वैसे ही कुछ बात हम यहाँ पर कर ले रहे हैं 4f सीरीज के बारे में। ऐसा कि है ना, वायलेशन है तो बहुत सारी जगह, बट फिर भी जो मेन चीजें हैं उनके बारे में कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए, सुना हुआ होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। अब देखिए सीरियम को देखिए जरा ध्यान से गुड लक पे फोकस करिएगा क्योंकि वहीं पर दिक्कत आएगी। से गुड लक में अगर आप फोकस, तो बेटा 6s के बाद, अब वो रूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिखा था, तो ऐसा था 6s के बाद 4f के बाद 5d के बाद 6, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होना चाहिए था बेटा? कि 4f जब भर जाता तब इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था? 5d की फिलिंग तो तब होती ना जब 4f पूरा भर जाता, लेकिन 4f पूरा भरे बिना इलेक्ट्रॉन क्या 5d में जाता हुआ दिख रहा है आपको? यस। इसका मतलब ये हुआ कि ये N+L रूल को क्या कर रहा है बेटा? वायलेट कर रहा है। तो अभी आपके सामने N+L रूल का एक वायलेशन आ गया। कौन आ गया बेटा? से। इधर देखिए, बाकियों में D0 चल रहा है, तो D0 चल रहा है मतलब D में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, मतलब सही है। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन भर रहा है 4f में, बिल्कुल सही चल रहा है। आगे देखिए गैडोलिनियम में, देखिए 4f पूरा भरे बिना इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? 5d में। 4f पूरा भरे बिना इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? 5d में। इसका मतलब है ये जो गैडोलिनियम है ये भी N+L रूल का वायलेशन है। लेकिन लास्ट वाला जो है, बाकी में तो D0 कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहां पर देखिए लास्ट वाले में, क्या यहां पर भी n+l रूल का वायलेशन है या नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 4f भर चुका है, 4f भरा हुआ है और 5d में इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4f भरने के बाद तो 5d में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मतलब ये n+l रूल का वायलेशन नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि से और गुड मतलब सीरियम और गैडोलिनियम n+l रूल का वायलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कभी आ जाए क्वेश्चन तो आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी n+l रूल का वायलेशन कैसे चेक करते हैं ये कम से कम आइडिया होना चाहिए। चलिए, अब इन कॉन्फ़िगरेशंस के बाद कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं। और मैं आपको है ना कल से बोलते आ रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये लिखने में गलती वलती तो छोड़ो, अलग बात है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन होती है, कल से मैं एक चीज आपको बोलते आ रहा हूं, जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर आप उस हिडन कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पहचान पाते हैं तो आप कितने भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्फ़िगरेशन के, आप हर बार गलती करके आओगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि हिडन कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं देखोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन अंदर है, बाहर है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी कुछ और एक्चुअल में अंदर की कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी। उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, देखिएगा। लिख लिया है सबने 5F? चलिए, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन the number of electrons, determine the number of electrons present in, determine the number of electrons present in penultimate shell, present in penultimate shell of d block elements. Determine the number of electrons present in penultimate shell of d block elements. ठीक है, ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, अभी इस पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले आप ऑप्शन लिख लो। अब देखो, इस क्वेश्चन को या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में जब आता है तो अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, आप पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसके बारे में पूछा गया? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में से डी ब्लॉक, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली। तो आपको डी ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसकी जानकारी निकालनी है, लेकिन आपको क्या बोला है क्वेश्चन में बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला है। ठीक है, कोई डी ब्लॉक का पर्टिकुलर एलिमेंट दिया नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दे देता, जैसे कॉपर दे देता, जिंक दे देता, तो हम उसके लिए बात करते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ कॉमन दे दिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और क्योंकि कॉमन दिया हुआ है इसीलिए आपको सारे एलिमेंट्स को आपस में काउंट करते हुए चलना है, सबको कंसीडर करते हुए चलना है। इसलिए आप पूरे डी ब्लॉक का पहले क्या लिखोगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं पे पता चलेगा। और शेल भी आपको दिया हुआ है, तो शेल के लिए भी आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ रही होगी कि कौन सा पेनल्टीमेट है, कौन सा क्या है। ये डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। दूसरी बात क्या दी हुई है आपको? दूसरी बात ये बोली हुई है, 3 शेल होते हैं, है ना, हम लोगों ने पहले लेक्चर से इस पे बात करी हुई है। एक होता है NH शेल, एक होता है N-1 शेल, और एक होता है N-2 शेल। NH शेल का मतलब क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल। N-1 या जो सेकेंड लास्ट शेल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पेनल्टीमेट शेल। और जो थर्ड लास्ट शेल होता है उसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल, या फिर एंटी पेनल्टीमेट शेल भी बोला जाता है। ठीक है, अब कम से कम ये नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नाम ही नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बात, NH शेल को क्या बोलेंगे बेटा? आउटर मोस्ट शेल। N-1 शेल को क्या बोलेंगे बेटा? पेनल्टीमेट शेल, या सेकेंड लास्ट शेल बोलते हैं अपन नॉर्मली जो बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। N-2 का मतलब होगा थर्ड लास्ट शेल, या फिर एंटी पेनल्टीमेट शेल, या फिर प्री पेनल्टीमेट शेल। अभी इस क्वेश्चन में फिलहाल में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपसे बोला है डी ब्लॉक के अंदर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी पहचानिए। अब आप देखें यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। N-1 शेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेनल्टीमेट शेल। मतलब मेरा फोकस N पे नहीं जाएगा, मेरा फोकस किस पे आएगा? N-1, क्योंकि मुझसे आउटर मोस्ट शेल नहीं पूछा है, मुझसे क्या पूछा है बेटा? पेनल्टीमेट शेल। क्या पेनल्टीमेट शेल में फिलहाल में आपको इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कुछ दिख रही है या नहीं दिख रही है बेटा? दिख रही है, और वो क्वांटिटी क्या है बेटा? 1 से 10। अब ये देखकर जनरली स्टूडेंट 1 से 10 लगा देते हैं, जो कि गलत है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? 9 से 18।
अब क्यों ये गलत है और क्यों 9 से 18 सही है, यही समझना। और सारा खेल फिर से मैं बोल रहा हूं किसका है बेटा, हिडन कॉन्फ़िगरेशन का। अब हिडन कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग समझेंगे, उसको बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी आपके सामने दो शेल लिखे हुए हैं, एक NH शेल और एक N-1H। ये कंप्रेस्ड फॉर्म है बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन का। इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे वो समझिए। इसमें दो शेल हैं, N और N-1। मैंने दोनों शेल दिखा दिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, वो बताइएगा मुझे। अगर सेम शेल की बात करूं, किसकी बात करूं, सेम शेल, मतलब N मैंने फिक्स कर दिया। जैसे मैं फोर्थ शेल की बात करूं, फोर्थ शेल की बात करूं, तो फोर्थ शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 4s में। फिर 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। अबे मैंने 3d तो दिया ही नहीं है, मैंने 4p में मैंने सब कुछ 4 दिया है आपको, 4s, 4p, 4d, 4f। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4p में। फिर किस में जाएगा, 4d में। फिर किस में जाएगा, 4f। ठीक है, सुने इधर ध्यान से। अव्वा रूल, ये लिख दिया, ऐसा अव्वा रूल लिख दिया। दो चीजें होंगी ना, दो अलग अलग बातें होंगी यहां पर, इसीलिए उसको समझना बहुत ध्यान से। हमने पहले आने वाले शुरू वाले लेक्चर्स में ऐसा पढ़ा था कि किसी भी पीरियड की शुरुआत NS से होगी, पीरियड का खात्मा NP पे होगा, रिवर्स डायरेक्शन में N-1D, N-2F आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे। यहां पर आप देख सकते हो ये जो आपको दिया गया है फिलहाल में, ये जो हम पढ़ रहे थे पहले पढ़ चुके हैं, इसमें शेल नंबर तो सेम है ही। अगर एक शेल N है तो दूसरा शेल N-1 है, तीसरा शेल N-2। मैं अभी पीरियड का ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूं, अभी मैं शेल का ऑर्डर पूछ रहा हूं आपसे कि एक शेल में कौन कौन से, जैसे मान लो मैंने बोला 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, तो दिमाग मत लगाना कि सर s से शुरू होगा, p पे खत्म हो जाएगा, रिवर्स में d और f आ जाएगा। नहीं भाई, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम शेल की बात कर रहे हैं। अगर शेल नंबर अलग अलग होते ना तब तो ये चल जाता, ये वाला जो पॉइंट पढ़ रहे हो, लेकिन अभी शेल नंबर सेम। आप देखो अव्वा रूल से समझिए, बताओ 4s को ढूंढो इसमें, अव्वा रूल में ये रहा 4s। मैं फोर्थ शेल की बात कर रहा हूं, शेल नंबर फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, NS या 4s। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4p। फिर किस में जाएगा, 4d। फिर किस में जाएगा, 4f। अगर मैंने शेल नंबर सेम रखा है तो इलेक्ट्रॉन के फिल होने का ऑर्डर हमेशा पक्का है कि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले S में जाएगा, फिर उसी शेल के P में जाएगा, फिर उसी शेल के D में, और फिर उसी शेल के F में। भले S और P के बीच में कोई और दूसरा सबसेल भर गया हो चलेगा, लेकिन उस शेल के लिए तो हमेशा पहले S में, फिर P में, फिर D में, फिर F। बीच में जो भरेंगे वो दूसरे शेल के होंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं सेम शेल के लिए बात करूं तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर शेल नंबर सेम रखा, आपने फिक्स रखा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले S, फिर P, फिर D, फिर F। लेकिन अगर आपने शेल नंबर अलग अलग कंसीडर करने का प्लान कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन पहले NS में जाएगा, फिर N-2F में जाएगा, फिर N-1D में जाएगा, और फिर NP में जाएगा। ये कब है, जब शेल नंबर अलग है, और ये कब है, जब शेल नंबर सेम है। आइए यहां पर इसी बात को हमें यूज करना है, और इसको समझे बिना आप ये क्वेश्चन कर नहीं सकते, या इस टाइप के क्वेश्चन कर नहीं सकते। आइए अब मैं यहां पर दो शेल की कहानी समझ रहे हैं हम लोग, एक N और एक N-1। मान लो अभी मैंने शेल फिक्स कर दिया, NH शेल की बात कर, बताइए सेम शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, sp-df में से S में। किस में जाएगा, S में। क्या यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऐसे दिखा रखा है, यस, तो आप उसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि S से पहले सेम शेल में S से पहले इलेक्ट्रॉन क्या किसी में फिल हुआ होगा, नहीं। जब भी जाएगा सेम शेल में S के बाद ही उसके P या D या F पे जाएगा, और आपको S दिखा रखा है, मतलब S के बाद इलेक्ट्रॉन इसमें किसी में नहीं गया है। आइए अगला शेल आपको कौन सा दे रखा है, N-1। ऊपर देखिए आपको N-1 का क्या दिखा रखा है, D। मैंने शेल फिक्स कर दिया, मैं अब N-1 की बात कर रहा हूं। अगर N-1 के D में इलेक्ट्रॉन गया है
तो क्या n-1 के d में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जा सकता है या पहले n-1 का s और n-1 का p भी भरा होगा? s और p भरा होगा, n-1 की बात कर रहा हूं। जब n-1 का s भर चुका होगा, n-1 का p भर चुका होगा, तभी जाके n-1 के d में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, वरना जा ही नहीं सकता। और अगर आपको n-1 का d दिखा रखा है, इसका ये मतलब निकलता है कि n-1 d तक तो इलेक्ट्रॉन गया है, और ये अगर गया है तो इससे पहले कहां कहां गया होगा इलेक्ट्रॉन? s भी भरा होगा, p भी भरा होगा, तब जाके d का तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज लिख दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब आप देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको हिडन कॉन्फ़िगरेशन आपने एक्सपांड कर लिया, अब आपको आंसर दिखेगा, और आंसर क्या दिखेगा? भैया ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, 2 और 6, चेंज तो केवल डी होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पक्के हैं, और अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल एसपीडी मिला के कितना हो जाएगा? 9, n-1 में 9, और अगर मैंने डी को मैक्सिमम फिल कर दिया तो 2 + 6 + 10 कितना हो जाएगा? 18, मतलब रेंज कितना बनेगा बेटा? 9 से लेकर 18। अब आपसे इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन लिखा नहीं सकते, मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स in the penultimate shell, maximum number of electrons can be 18, minimum number of electrons can be 9. For d block elements in outermost shell, the number of electrons can be 0 to 2, maximum number of electrons can be 2, minimum number of electrons can be 0. इस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम करेगा। इसको लिखे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन the number of electrons, determine the number of electrons present in, determine the number of electrons present in pre-penultimate shell of F block elements, pre-penultimate shell of F block elements। ठीक है, इधर देखें 2 मिनट के ध्यान से, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए, लेकिन इस बार आप खुद लॉजिकली यहां पर सोचिए, बोर्ड पे बताइएगा क्या हो रहा है। आपको बोला गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले तो आपने एफ ब्लॉक का क्या लिख लिया बेटा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है? ns2 n-1 d में 0 या 1 और n-2 f 1 से 14। आपको फोकस करने को बोला गया है कौन से शेल पे इस बार? आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट? प्री पेनल्टीमेट शेल कौन होता है? n होता है, n-1 या n-2? n-2। आपका फोकस n-2 पे होना चाहिए। n-2 में फिलहाल में आपको 1 से 14 दिख रहा है, बट आंसर ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। क्या n-2 पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन f में जा सकता है क्या? नहीं, पहले n-2 में कहा गया होगा s, फिर n-2 का p, फिर n-2 का d, तब जाके f की बारी आई होगी। इसको पूरा एक्सपांड करते हैं एक बार, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। 3 शेल की कहानियां है यहाँ पर, एक NH शेल, एक n-1h शेल और एक n-2h शेल। 3 शेल दिख रहे हैं आपको। अच्छा, NH शेल के साथ जो सबशेल दिखा रखा है वो S है, मतलब S से पहले तो इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं गया होगा, ये तो बात पक्की है। n-1 के साथ जो दिखाया गया है आपको वो D है। अगर n-1 के D में इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या n-1 का पहले S और P भर चुका होगा या नहीं भर चुका होगा? भर चुका होगा। और D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 या 1। ये मत करना कि D10 भर दो, यार D में जितना है उतना ही लिखना है। n-2 में इलेक्ट्रॉन कहां दिखाया गया है? 1 से 14, पर n-2 में F में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, पहले n-2 का S भरा होगा, P भरा होगा, D भरा होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन F में एंटर हुआ होगा।
अब आपको इसके अंदर देखना है, तो इसके अंदर बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिक्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर दूं तो 19, और अगर 18 में 14 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 32। तो आंसर हो जाएगा 19 to 30। तो ये जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इसको एक्सपांड करना आना चाहिए आपने को। अगर एक्सपांड करने में गड़बड़ करी तो फिर इस कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चनों में यही गलतियां होती है। तो आपको हिडन कॉन्फ़िगरेशन हमेशा चेक करना है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले S, फिर P, फिर D, फिर F की बारी आएगी फॉर सेम शेल। चलिए अब इसमें और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसको भी देख ले, यहीं पर बोर्ड पे ही डिस्कस कर दे रहे, लिखा नहीं रहा हूं। आपको बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, अभी हमने बात करी प्री पेनल्टीमेट शेल, अब आपको बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी। पेनल्टीमेट शेल कौन होगा? ये पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 8 से लेकर 9। ये कब है? जब थोरियम को अपन ने हटा दिया। ध्यान रखना, थोरियम के D2 आता है। अगर थोरियम को भी इंक्लूड कर दूं तो थोरियम में यहां D2 आ जाएगा, और D2 हो जाएगा तब आंसर हो जाएगा 8 to 10। ये बात ध्यान रखनी है, बट जनरल बात कर रहे हैं तो जनरल में तो 8 to 9 चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। हाँ लिख लो इसको फटाफट। होली है, छोड़ना मत। है? चलो क्वेश्चन लिखो। कहा जाना है? होली में? होली में कहा जाना होता है? होली में कहा जाना होता है? अलग ही लेवल पे, मतलब लेजेंडरी लेवल है ना। चलो लिखो यहां पर अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो तो ठीक है, उतना चलता रहता है। चलो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन represents alkaline earth metals? Which of the following configuration represents alkaline earth metals? चलिए ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कम 2 ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। चलिए इधर देखेंगे 2 मिनट के, हम लोग बात कर रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। बेटा सबसे पहली बात आपसे पूछा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो पहली बात, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है? एस ब्लॉक। अच्छा, एस ब्लॉक में जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2। तो इतना तो अपने को पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल NS2 होना चाहिए। तो NS2 के बेसिस पे ये और ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें तो NS1 दिया हुआ। अब बात आके फंसती है NS2 वाले ये 2 ऑप्शंस में कि NS2 तो सर दिख रहा है, लेकिन ये जो N-1 के साथ लिखा हुआ है, इसकी कहानी समझनी अपने को जरूरी है। क्या कहानी है वो समझिए। पीरियोडिक टेबल, पहले लेक्चर से मैं इस तरह से आउटलाइन डायग्राम आपको बनाते हुए दिखा रहा हूं, क्योंकि सारा कहानी यहीं पे छुपा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखिए, अगर एलिमेंट को, अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए क्या चीजें जरूरी है वो समझिए। कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का तब कहा जाएगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन NS में एंटर होगा। ये बात तो ठीक है। अब बताइए, अगर एस ब्लॉक का मेंबर होना है तो इलेक्ट्रॉन NS में होना चाहिए। NS में क्या क्या होना चाहिए? या तो 1 या 2। अभी हम अल्कलाइन की बात करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन हम पूरे एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं फिलहाल में। एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए NS में 1 या 2 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बताइए, NS में 1 या 2 होने के साथ साथ अगर NP में एक भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो एस ब्लॉक का मेंबर रह जाएगा या पी ब्लॉक का बन जाएगा? पी ब्लॉक का। क्योंकि याद करिए, पीरियड का ऑर्डर NS से शुरू होगा,
एनपी पे खत्म होगा, n-1d n-2, भरते तो ऐसे ही थे। तो अगर ns के बाद np में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वो s ब्लॉक का नहीं है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो कहां जा रहा है, p में, वो p ब्लॉक का बन जाएगा। तो अगर s ब्लॉक का मेंबर होना है तो ns में तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन np में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। आप बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर np में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, ये तो n-1 है, np में तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ है। और सुनिए, अगर s ब्लॉक का मेंबर होना है तो ns में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ns के बाद n-1d में इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये s ब्लॉक का मेंबर नहीं बचा, ये d ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा बेटा। और इसीलिए अगर s ब्लॉक का मेंबर होना है तो np तो 0 होना चाहिए, लेकिन n-1d 0 होना चाहिए। n-1 के s में इलेक्ट्रॉन हो चलेगा, p में इलेक्ट्रॉन हो चलेगा, लेकिन n-1 के d में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। और सुनिए, ये भी नहीं है मान लीजिए, लेकिन अगर ns में इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ n-2 f में इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर वो किसका मेंबर बन जाएगा, f ब्लॉक का। तो अगर मुझे s ब्लॉक का मेंबर चाहिए तो s ब्लॉक का मेंबर होने के लिए ns में 1 या 2 तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ 3 और बातें होनी चाहिए कि np खाली होना चाहिए, n-1d भी खाली होना चाहिए और n-2f भी खाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर इन तीनों में से कहीं भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो एस ब्लॉक का मेंबर नहीं बचेगा, वो या तो इसका मेंबर बन जाएगा या इसका मेंबर बन जाएगा या उसका मेंबर बन जाएगा। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, साइड में कहीं पर लिख लेना, फिर बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना, हिंदी में लिख लेना। एस ब्लॉक मेंबर होने के लिए, एस ब्लॉक मेंबर होने के लिए ns 1 या 2 होना चाहिए। एस ब्लॉक मेंबर होने के लिए ns 1 या 2 होना चाहिए, ns 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ n-1d, लेकिन साथ साथ n-1d कॉमा n-2f कॉमा np खाली होना चाहिए। एस ब्लॉक मेंबर होने के लिए ns 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ n-1d कॉमा n-2f कॉमा np खाली होना चाहिए। अब आइए यहां पर, अगर एस ब्लॉक का मेंबर होना है बेटा तो ns में तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ना तो n-1d ना n-2f ना np में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब उसी को हम लोग यहां चेक करें। देखिए ns में तो इलेक्ट्रॉन अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, लेकिन यहां देखिए n-1 के d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और अगर ns के बाद n-1d में इलेक्ट्रॉन चल गया तो ये s ब्लॉक का मेंबर नहीं बचेगा, ये कौन से ब्लॉक का बन जाएगा, d ब्लॉक का। और इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नोट कर लें से। अगला क्वेश्चन लिखिए अब इसके बाद, फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 106, फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 106, which of the following configuration, for the element with atomic number 106, which of the following configuration will be appropriate, which of the following electronic configuration will be appropriate? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिया गया फिलहाल में, है ना, ये क्वेश्चन अगले टॉपिक का वैसे तो, बट इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी बातें, इसीलिए हम इसको पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक का, लेकिन कुछ बातें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग यहाँ यूज करने वाले। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, है ना, मैं बता रहा हूं आपको इसका पूरा सोल्यूशन। सबसे पहली बात, यहां पर जो एलिमेंट आपको दिया उसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 106। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 से 118 है तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या इसके ग्रुप नंबर के इंफॉर्मेशन दे देते हैं बेटा, यस। अब देखिए इसके लास्ट 2 डिजिट क्या दिख रहे हैं बेटा, 06, मतलब मुझे यहां से ये पता चल गया कि इसका ग्रुप नंबर कितना होगा बेटा, 6। और ग्रुप नंबर 6 है, मतलब ये कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा बेटा, डी ब्लॉक, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक का पार्ट होता है। यहां तक अपन पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, कल हमने
डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस लिखी थी 3D 4D, और आज हमने 5D और 6D की कॉन्फ़िगरेशन। कल शायद मैंने आपको बताया हो, या नहीं भी बताया तो भी बताता हूँ, NS के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और N-1D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऐड करिए। आप 3D पे जाइए, 3D कॉन्फ़िगरेशन जो कल लिखी थी, है ना, ये अभी आगे ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक में काम आएगा आपको। 3D की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इधर देखिएगा 2 मिनट का। 3D में सबसे पहले कौन आ रहा है बेटा? स्कैंडियम। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है? 4s2 3d1। और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है? देखें 4s2 3d10। ऐसे बीच में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ। आप NS का जो इलेक्ट्रॉन है और N-1D का जो इलेक्ट्रॉन, इसको ऐड करिए, क्या आ रहा है? 3। क्या ये स्कैंडियम का ग्रुप नंबर है? भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक, ऐसे ही तो बढ़ता है। और डी ब्लॉक 3 से लेकर कहां तक जाता है? 12। आप इन दोनों को ऐड करो, क्या 12 आ रहा है? अब वहां जितने भी एलिमेंट्स है 3D सीरीज में, सबके 4s और 3D को ऐड कर करके देखिए, तो बेटा पहले वाले में जब 4s और 3D को ऐड करोगे तो 3 आएगा, अगले वाले में 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, है ना, 9 10 11 12, सेम सीक्वेंस। ऐसा आप 4D सीरीज में भी चेक कर लो, किसी भी सीरीज में चेक कर लो। डी में 4D को देखें, 4D में जब पहले वाला जो भी एलिमेंट होगा उसके NS और N-1D को आप ऐड करोगे 3 आएगा, अगले वाले को ऐड करोगे 4 आएगा, अगले वाले को ऐड करोगे 5 आएगा, अगले वाले को ऐड करोगे 12 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक पॉइंट होता है, ये हम लोग आगे फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं इसीलिए अभी बता दे रहा हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट अगर है, आपको अगर पता चल जाए कि कोई कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये 106 कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक मेंबर को कॉन्फ़िगरेशन देख के अगर आपको ग्रुप पहचानना है तो आपको क्या करना होता है? डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे होता है नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ N-1D इलेक्ट्रॉन। उसके NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, वो ग्रुप नंबर के बराबर आएगा अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है और ये एलिमेंट डी ब्लॉक का है, तो इसके लिए बात वैलिड है। अब आप देखो, इसके NS और इसके N-1D को ऐड करो, कितना आ रहा है बेटा? 6। क्या इसका ग्रुप नंबर 6 ही होना चाहिए? तो क्या ये आंसर हो सकता है? यस, हो सकता है। फिलहाल क्या ये 0 और 6 को ऐड करने पे भी 6 आएगा बेटा? यस, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। 1 और 6 ऐड किया 7, ये बिल्कुल नहीं होगा। 2 और 6 ऐड किया 8, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब आप बात फंसेगी यहां पर ए और बी। अब ए और बी में से दोनों को ऐड करने पे 6 आ रहा है, तो हम आंसर क्या मानेंगे? तो बेटा एक बात समझिए, मैंने आपको बोला था पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसका NS 0 होता है। क्या ये एटॉमिक नंबर पैलेडियम का है क्या? इतना तो पता होना चाहिए कि ये पैलेडियम तो नहीं। इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो NS 0 है और NS 0 सिर्फ पैलेडियम में हो सकता है और ये एलिमेंट पैलेडियम नहीं है, इसलिए इसका NS 0 नहीं हो सकता। और इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ लिख लो उसको फटाफट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल कॉन्फ़िगरेशन, which of the following general configuration represents representative elements? Represents representative elements, represents representative elements। चलिए अभी इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के। अब जो बात आपको बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, वरना यहाँ क्या होगा और वहां क्या होगा दोनों में अंतर है, ठीक है? इसीलिए इसको समझिएगा ध्यान से। आपके सामने लिखा गया बेटा नॉर्मल एलिमेंट्स, आपके सामने लिखा गया बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और आपके सामने लिखा गया बेटा मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है? जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखा उन्होंने इसके बारे में सुन भी रखा होगा। नॉर्मल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब ये नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं?
तो उसके ऊपर बात करें तो एस ब्लॉक के साथ अगर आप पी ब्लॉक को, है ना, ऐड कर दें, एस और पी ब्लॉक का कॉम्बिनेशन ले ले, तो इस एस और पी ब्लॉक के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। लेकिन सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, अभी लिखना मत। भाई एस और पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं जरा आप फोकस करें। तो एस ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर 1 और 2, और पी ब्लॉक में आता है बेटा ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब मॉड्यूल जब आप पढ़ेंगे तो मॉड्यूल में ऐसा लिखा जाता है, या मॉड्यूल के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि आप एस और पी ब्लॉक को काउंट करें और एस और पी ब्लॉक में से क्या हटा दे? ग्रुप नंबर 18 हटा दे। मतलब ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 इतने अगर आप देखो तो ये जो ग्रुप्स है इनको मिला के, इनके एलिमेंट्स को मिला के क्या बोला जाता है बेटा? नॉर्मल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर। लेकिन एनसीईआरटी से इत्तेफाक नहीं रखता। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंबाइंड आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि एस और पी ब्लॉक को कंबाइन करने का मतलब यह है कि आपको ग्रुप नंबर 18 जिसको मॉड्यूल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता है, एनसीईआरटी उसको भी रिप्रेजेंटेटिव मानता है। अब आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि एग्जाम में आएगा तो मार्क्स कौन दिलाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब यह ध्यान रखिएगा कि एस और पी ब्लॉक के टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के क्या बोला जाएगा बेटा? नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और हमें यही फॉलो करना है। अब आइए इस पे, आपको पूरे एस और पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहचानना है इनमें से। भाई एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 to 2। और पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS2 NP1 to 6। अब इसको देखकर अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो दोनों को मिक्स करने पर इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? तो देखिए NS1 to 2, यहां पे 2 है, 2 इसी में आ रहा है, तो NS1 to 2 तो आपको सभी में दिख रहा है। अब आपको एनपी में देखना है, एनपी में यहां क्या दिख रहा है बेटा? 1 to 6। 1 to 6 देखकर ये आंसर नहीं लगाना है, आंसर करेक्ट है ये वाला, ये वाला। क्यों करेक्ट है? क्योंकि क्या एस ब्लॉक के मेंबर भी नॉर्मल एलिमेंट्स है या नहीं है? है। और एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए एनएस में 1 या 2 तो होना चाहिए, लेकिन एनपी में 0 होना चाहिए। और जब आप दोनों को मिक्स करोगे, दोनों को मिक्स करोगे तो एनएस में 1 to 2 यहां भी है, एनएस में 2 यहां भी है, मतलब ये एनएस 1 to 2 तो ठीक है, लेकिन एनपी 0 to 6 बनेगा। अभी भी अगर दिमाग के घोड़े न दौड़ रहे हो तो कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक के हैं? एस और पी ब्लॉक, सेम पीरियड के हैं, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, और आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। ये आ जाएगा 2s1, ये आ जाएगा 2s2, ये आ जाएगा 2s2 2p1, और ये आ जाएगा 2s2 2p6। अब इसको जनरलाइज कर दीजिए भाई। एनएस में, एनएस मतलब 2s और एनपी मतलब 2p। एनएस में आपको मिनिमम कितना दिख रहा है? 1, और मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 2। तो एनएस का कॉन्फ़िगरेशन तो 1 to 2 है, वो सभी में, उसको चेक करने से कोई फायदा भी नहीं। लेकिन एनपी आप देखिए, एनपी में सबसे कम आपको यहां क्या दिख रहा है? 1। लेकिन भाई ये भी तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, और अगर ये रिप्रेजेंटेटिव है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी तो आपको लेके चलना है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लेके चलोगे तो बेटा पी में कहां से कहां तक मिलेगा? 0 से लेकर 6 तक। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। ध्यान रखना, माइनर, माइनर, मेजर, वेजर में, माइनर मेजर में आप जब 18 को रिप्रेजेंटेटिव लगा के आएंगे, आपका आंसर गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा, मानने दो। तुम ये दुआ मनाओ कि ये क्वेश्चन वहां आ जाए। सुपड़ा साहब 4 नंबर गए सबके, 5, हाँ ठीक है, 4 ही मानता अपन को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब है, आती है, पता है, सुना है, खरीदना है उसको, उसके क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखिएगा, वहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, उसमें भी जो ग्रुप 18 है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में उसने काउंट कर रखा, उसने एटॉमिक नंबर का सेट दे रखा, कई सारे एटॉमिक नंबर 2, 8, 18 इस तरह से, और वो एटॉमिक नंबर में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स करेक्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसमें जो करेक्ट आंसर है उसमें इनर्ट गैस को भी उसने काउंट
कर रखा है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है और इसलिए क्वेश्चन जब भी आएगा आप ध्यान रखिएगा ग्रुप 18 को रिप्रेजेंटेटिव में आपको काउंट करना है। चलिए आगे बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। पहले इसको लिख लो, आप लोग लिख लिया समझे? कल हाँ छुट्टी है कल तो भी। हाँ परसों भी करवा दो, पर जिस दिन नहीं आओगे उस दिन छुट्टी है, घर बैठ जाओ, छुट्टी छुट्टी है। चलो मैं तो आऊंगा भाई, कुछ दिन और आना, आते रहते रहते। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 6। लिखो क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following set correctly represents correctly represents maximum number of electrons? Which of the following set correctly represents maximum number of electrons in outermost shell of S, P, D and F block elements. S, P, D and F block elements. S, P, D and F block elements. है ना, आगे चाहो तो रेस्पेक्टिवली भी लगा लेना। ठीक है, ऑप्शंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब इनमें से आपको एसपीडीएफ ब्लॉक के आउटर मोस्ट शेल के करेक्ट है ना इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन बताना है, कौन सा ऑप्शन इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है ना, तो गलत है वो। क्यों गलत है, कारण समझिएगा इसका। आपसे बोला गया है बेटा ब्लॉक के बारे में, ये ध्यान रखना, एसपीडीएफ सब शेल नहीं पूछता पहली बार। तो अगर किसी के मन में 10, 14 ऐसा कुछ आ रहा है तो गलत है, क्योंकि सब शेल नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? एलिमेंट्स। सुनो मेरी बात, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS1 to 2। अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NS2 NP1 to 6। अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NS0 to 2 N-1 D1 to 10। और अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो बेटा एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D 0 और 1 और N-2F में 1 से 14। ठीक है, ये 1 to 14 है, आप समझ जाइएगा यहां पर। आइए अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एसपीडीएफ ब्लॉक के आउटर मोस्ट शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल मतलब कौन से शेल पे ध्यान देना? एन पे, N-1 पे या N-2 पे? एन पे, मतलब एस ब्लॉक के भी एन पे ध्यान देना है, पी ब्लॉक के भी एन पे ध्यान देना है, पूरा एन है। डी ब्लॉक के भी एन पे ध्यान देना है और एफ ब्लॉक के भी एन पे ध्यान देना है। बेटा N-1 को देखने से कोई फायदा नहीं है, N-1 या N-2 को देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पूछा है। अब आप बताइए एस ब्लॉक के आउटर मोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है? तो ये तो देखना ही नहीं था आपको, क्योंकि आंसर सभी के सेम है। अब एक बात बताओ, बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हो, आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये पढ़ा है आपने कई बार। यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं? 10, या सीधी सी बात। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है, सुन रखा है, बहुत बार सुना होगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा कभी हो नहीं सकते, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का हो, चाहे डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक हो, तो आंसर 8 से ज्यादा तो कभी किसी का हो नहीं सकता, यही ऑप्शन आएगा। लेकिन अब इसको लॉजिकली समझ लीजिए कॉन्फ़िगरेशन से। बेटा एस ब्लॉक का अगर मेंबर है तो आउटर मोस्ट शेल देखिए, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। पी ब्लॉक को देखिए, ये भी आउटर मोस्ट शेल है और ये भी आउटर मोस्ट शेल है, और मैक्सिमम को ऐड कर दीजिए तो मैक्सिमम कितना आ रहा है? 8। यहां पर मैक्सिमम कितना आ रहा है? 2। और एस से पहले तो कोई आया भी नहीं होगा, जैसे इसमें और इसमें तो हिडन है, लेकिन एस के पहले तो कोई नहीं आया होगा, हिडन भी कुछ नहीं है, और यहां पर भी क्या आ रहा है? 2। तो 2 8 2 2 विल बी दी आंसर। ठीक है, तो ये नोट कर ले। यहां पर आके जो कॉन्फ़िगरेशन वाले पॉइंट्स हैं ये लगभग कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आइडेंटिफिकेशन वाला जो पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक का, है ना, एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन।
चलने थे, क्या फर्क पड़ता है।
हाँ जी, हैप्पी होली बेटा, बैठ जाइए। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हैप्पी होली बेटा। बढ़िया बेटा सब लोग, चलिए बैठ जाइए। हाँ जी।